2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद ये कहा जाने लगा कि हम आतंकवाद पर रोक लगा देंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और कहा गया अब आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को होता है आतंकी हमला। इस आतंकी हमले में न सिर्फ 28 मासूम लोगों की जान गई, बल्कि इन 28 लोगों में नेवी लेफ्टिनेंट अफसर विनय नरवाल की भी शहादत हुई, जहां आतंकवादियों ने पीछे से विनय नरवाल को गोली मारी, जिसके बाद हर तरफ चर्चा विनय नरवाल की हो रही है, क्योंकि गोली लगने से महज 6 दिन पहले ही विनय नरवाल की शादी हिमांशी से हुई थी और शादी के बाद वो छुट्टियां बिताने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इसके बाद वो वापस आ भी पाएंगे या फिर नहीं। जहां पूरा परिवार हंसी खुशी उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आया था और जहां पूरा परिवार खुशियों में लिप्त था, वहीं जब बेटे की जो डेड बॉडी है जब वो घर पर लाई जाती है, जब पूरे परिवार का जो माहौल है वो मातम में बदल जाता है। आज विनय नरवाल को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं, आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं। पुलवामा में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे और लापरवाही का आरोप केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया था। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष एक बार फिर से आरोप लगा रहा है कि मासूमों के साथ हमारे इन अफसरों की भी जान निहत्थे आतंकवादी ले रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। राजनीतिक लिहाज से अलग हटकर अगर हम देखें तो विनय नरवाल की वो तस्वीरें हमें रोने पर मजबूर कर देती हैं, देशवासियों को रोने पर मजबूर कर देती हैं। जहां आखिरी बार अपने पति को विदाई देती हुई वो नजर आई, उनका आखिरी सल्यूट जय हिंद कहना दिलों को झकझोर दे रहा था। अब विनय नरवाल का आज 27वां जन्मदिन, लेकिन घर में खुशियां नहीं बल्कि मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच विनय नरवाल की पत्नी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कई खुलासे किए। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने आतंकवादियों से बातचीत की। आखिरकार उन आतंकवादियों ने क्या कहा, जिसके बाद अब सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई किसी प्लानिंग के साथ ये हमला करवाया गया? क्या पाकिस्तान का ही हाथ था या फिर यहाँ पर कई और बड़े गैंग भी शामिल हो सकते हैं? तमाम सवाल अब विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के खुलासे के साथ जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता मौजूद है। अंकिता, जहां लगातार आप चर्चा कर रही हैं विनय नरवाल पर, विनय नरवाल की अगर हम बात करें तो क्या था वो मंजर जब उन्हें गोलियां लगी, और ये भी कहा जा रहा था कि वो जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि उन्हें जम्मू कश्मीर जाना पड़ा और वहां से सिर्फ लोगों के आंसू दिखाई दिए, वो शहीद दिखाई दिए, लेकिन विनय नरवाल घर वापस नहीं लौट पाए? क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है वो उस मंजर के बारे में जानने की कोशिश की है कि क्या दर्दनाक मंजर था। यकीन कीजिए, अगर मैं उस मंजर के बारे में आपको बता रही हूँ तो दिल पसीज रहा है, गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा कि क्यों गए थे कश्मीर, क्यों गए थे, इसके बारे में मैं जवाब दूं सिलसिलेवार तरीके से कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कैसे जो उनका शव है वो घर तक पहुंचता है। विनय नरवाल की शादी होती है, शादी होने के बाद वो स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहते थे हनीमून के लिए, लेकिन विनय नरवाल क्योंकि नेवी में है, क्योंकि सेना में है, तो सेना के किसी भी अफसर को अगर देश छोड़कर जाना है घूमने के लिए तो उन्हें एनओसी की जरूरत पड़ती है। सरकार जो सेना है, सेना की ओर से एनओसी उस वक्त उन्हें नहीं दी गई थी। पिता का कहना है कि काश एनओसी मिल जाती तो उनका बेटा बच जाता, वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, लेकिन चलिए नहीं मिली एनओसी। बेटे ने ये फैसला लिया कि हम हिंदुस्तान के स्विट्जरलैंड चलते हैं, हम पहलगाम चलते हैं। बसीरन घाटी में वो जाते हैं,
एक तो पहला मुद्दा कि एनओसी नहीं मिली, जिसके बारे में पिता ने कहा कि काश मिल जाती, बेटा हमारा जिंदा होता, बच जाता। ये एक बात। फिर उसके बाद वहां पहुंचती है, जो आपने कहा कि आतंकवादियों के साथ उनकी बातचीत होती है हिमांशी की, तो उस दौरान होता क्या है कि हिमांशी और विनय आराम से घाटी में बैठते हैं। बगल में एक शख्स रहता है जिसके ऊपर हिमांशी का ध्यान नहीं रहता। शख्स अचानक से ही पूछता है ये कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। पहले तो हर कोई झकझोर जाएगा कि आखिर ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है। फिर भी जो विनय है बड़े ही शान के साथ कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ। ये बात रहती है सिर्फ हिमांशी के थोड़े से बगल में आतंकवादी खड़ा है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। चंद सेकंड्स के अंदर, 5 सेकंड के अंदर कहा है, हिमांशी ने बयान दिया है कि 5 सेकंड के अंदर जैसे ही ये बोला कि मैं तो हिंदू हूँ, उन्होंने गोलियां दागनी शुरू कर दी। यहाँ हिमांशी अब ये कहती है कि पति हैं उनका तो अंत हो जाता है। हिमांशी ने आतंकवादियों से कहा हमारा कसूर क्या है, अब तुमने अभी मेरी शादी हुई थी, तुमने मेरे यानी कि वो निडर होकर आतंकवादियों से बातचीत करती रही, वो जानने की कोशिश करती रही कि आखिरकार ये हमला क्यों किया गया, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि कलमा पढ़ने की बात कही गई, सब यही कह रहे थे कि सिर्फ पुरुषों पर हमला किया गया। तो जहां रोते बिलखते हुए लोग नजर आए, जहां हमने वो वीडियोस भी देखे जहां भारतीय सैनिकों से भी खौफजदा यहाँ पर कुछ लोग, कुछ महिलाएं दिखाई दी, लेकिन हिमांशी आतंकवादियों के साथ डटकर मुकाबला करती रही। क्या यहाँ पर आतंकवादियों के साथ डटकर मुकाबला करना ही यही वजह है कि आज वो खुलकर सबके सामने? बिल्कुल ये देखना कि उनकी जो तस्वीरें सामने आई है कि उनके पति का शव वहाँ पड़ा है, वो बैठी हैं, डटकर मुकाबला कर रही हैं और अभी तक खड़ी हैं अपने पति के लिए। वाकई ये 25 से 26 साल की अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात होती है नाज़मीन। और जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ वो पूछ रही थी कि हमारा कसूर क्या है, आतंकवादियों ने उन्हें सिर्फ चंद शब्द बोले हैं। आतंकवादियों ने कहा आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब आप समझ रही हैं, आतंकवादी वहां पर ये धाक जमा करके बैठे थे कि हमें हमला पुरुषों पर करना है, बच्चों को छोड़ दिया, महिलाओं को छोड़ दिया, यानी कि पूरी रेकी करके वो आए थे। इसके बारे में हम बाद में चलेंगे, लेकिन हिमांशी नरवाल की जो स्टोरी है, जो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, उसके बारे में बता दें कि हिमांशी नरवाल की फिर एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो बता रही है कि कैसे उनके पति को मारा गया, कैसे, कहाँ, कौन था। ये एक वीडियो में देखा जा सकता है जो इंटरनेट पर खूब वायरल है। इसके बाद हिमांशी मीडिया में सामने आती हैं। जब वो घर पे पहुंचती हैं तो उन्होंने बयान दिया कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद 1 घंटे लग गए सेना को वहां पहुंचने में। सेना वहां आती है, आधा घंटा और यानी कि 1.5 घंटे का वक्त लग गया बसीरन घाटी से विनय नरवाल को पहलगाम के हॉस्पिटल पहुंचाने में। उस 1.5 घंटे में उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वो 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे बाद जब पहलगाम के हॉस्पिटल में जाते हैं, पहलगाम के हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो उन्हें श्रीनगर भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं। अब वक्त देख रही है कितना वक्त लगा है, एक गोली लगना 1.5 घंटे तक। और वो सेना थे, सेना में जवानों को ये सिखाया जाता है, उनके अंदर इतना जिगरा होता है कि गोली लगने के बावजूद वो जिंदा रहते हैं, बच जाते हैं। इतनी ताकत रहती है, उनको बचाया जा सकता था। हिमांशी का भी ये कहना है कि 1.5 घंटे का जो वक्त लगा, 1 घंटा वहां सेना को पहुंचने में लगता है जम्मू कश्मीर में, जहां बड़ी तादाद में सेना पहले सवाल तो ये भी उठ जाते हैं कि क्या वहां जम्मू कश्मीर की कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, जहां जवानों की आप करें बीएसएफ जवान नहीं थे, तो आखिरकार क्यों नहीं थे? 2000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और सुरक्षा के नाम पर कोई भी एक पुलिस वहां पर मौजूद नहीं था। तो सवाल नहीं उठता है कि आखिरकार जहां 370 हटाने की बात की जाती है, जहां आतंकवाद के खात्मे की बात की जाती है, वहां इतनी बड़ी लापरवाही नजर आती है। इसका एक पहलू बहुत साफ दिखाई देता है। देखिए, बसीरन जो घाटी है, वहां पर्यटक घूमने आते हैं, चाहे जो लाइन ऑफ आपका कंट्रोल है उस एरिया से बहुत दूर है वो। तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ चंद लोग जो भारत में ही रह रहे हैं, भारत के ही खिलाफ, वो इस तरीके से TRF जो लश्कर तैयबा का एक साथी संगठन है, वो इसका इस तरीके से, आप देखिए 2000 लोग और 4 शख्स, बहुत बड़ी बात होती है।
किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पर्यटक स्थल जहाँ है वहां पर भी सेना को मौजूद होना। आज से पहले आप कश्मीर की कोई भी घाटी ले लीजिए, कश्मीर का कोई भी ऐसा इलाका जहाँ लोग घूमने आते हैं और वहां पर सेना मौजूद होती है, बहुत कम। जो सेंसिटिव इलाके होते हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हर जगह आप ये देखिए कि कश्मीर के हर एक कोने में आप सेना को नहीं रख सकते हैं। एक ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझने की जरूरत है। एक सेंसिटिव एरियाज में रखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पत्थर की बात करें, पत्थर मार दिए जाते हैं, गोलियां चलती हैं, लेकिन वो एरिया आज भी पहलगाम घाटी जो है वो धीरे धीरे बहाल हो रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से उस पर नजर रखनी जरूरी है। अब हमने ये समझ लिया कि कोई भी कश्मीर का चप्पा चप्पा जो है वहां सेना की जरूरत है। ये मानना जरूरी है कि तैयारी नहीं थी, किसी को भी नहीं इतनी आशंका थी कि 4 लोग आएंगे इसी तरीके से हमला करेंगे चले जाएंगे। तो एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जो लगातार ये देख रही थी कि 400 किलोमीटर का फासला है पाकिस्तान से भारत में, जहां वो घाटी है वहां तक का। तो 400 किलोमीटर बहुत होता है, यानी कि आपके घर के अंदर से ही लोग आए हैं। ये दावा है पाकिस्तानी मीडिया का कि 400 किलोमीटर की का है, उससे अंदर कैसे जा सकते हैं। ये तमाम जो मीडिया वहां पर है वो दावे कर रही है। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर घर में ही, पाकिस्तान में ही लश्कर तैयबा की जो संगठन है वो अपना काम कर रहे हैं। अब सेना को जरूरत है उन संगठनों को नस्तो नाबूद करने की, और दोबारा से वो पर्यटक स्थल जहाँ पर लोग जाते हैं, जहाँ की सिक्योरिटी रखनी जरूरी है, वहां पर लोग रहें, वहां सेना के लोग रहें, पुलिस के लोग रहें, क्योंकि अब एरिया और भी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। देखिए बिल्कुल, इसके बाद तो और भी ये कहा जाता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने बेहद जरूरी हैं। जहां जम्मू कश्मीर के ही लोग कह रहे हैं कि अब उनकी जीविका का साधन कहीं ना कहीं खत्म हो गया है इस हमले के बाद, जहां हर पर्यटक जाने से पहले 10 बार जरूर सोच रहा होगा। तो देखिए अंकिता, ये तमाम सवाल तो हो जाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब आपने दिए भी।